हेलो दोस्तों। अभी एग्जाम है 9 मई को लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों के लिए। ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस में 65 टॉपिक, उन सभी 65 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूँ, तो क्लास पूरी देखना। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल को एक समाग्रत विषय क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ओके, याद रखोगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल कि वह कौन सी शाखा है जो मृदा के निर्माण और वितरण का अध्ययन करती है? क्या कहलाती है? मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी। क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। ध्यान रखना, क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? किसने किया था? तो एरेटोस्टरीज ने किया था, और यही क्या है? भूगोल के जनक है। ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा। याद रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत? किसी एक विशेष क्षेत्र या प्रदेश का। याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल। किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल। अगला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल के अध्ययन का मुख्य महत्व क्या है? भौतिक भूगोल के अध्ययन का मुख्य महत्व क्या है? क्या महत्व है? यह प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण को समझने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जीव भूगोल कि किन दो विषयों के मिलन बिंदु पर स्थित है? जीव भूगोल यानी बायोज्योग्राफी किन दो विषयों के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो कौन है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कौन है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का वह उपागम यानी अप्रोच क्या कहलाता है जो किसी एक तत्व जैसे जलवायु का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करता है? क्या कहलाता है? क्रमबद्ध अध्ययन उपागम। क्या कहलाता है? क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, महासागरों, झीलों और नदियों के वितरण का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत? ये किया जाता है जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। ओके, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। टॉपिक चेंज है, ध्यान रखना। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? लाप्लास ने किया था। ओके, यानी कि कांट, इमैनुअल कांट और लाप्लास दोनों ने किया था। किसने? इमैनुअल कांट और लाप्लास दोनों ने किया था। याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। ध्यान रखना। एकाकी परमाणु से ग्रहाणु बने थे, जिससे निहारिका बनी थी, बादल बने थे, ठीक है ना, हाइड्रोजन के। याद रखना सब कुछ। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। बिग बैंग की घटना आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? कितने वर्ष पहले हुई थी? तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। ओके, 13.7 अरब वर्ष पहले। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया में प्लेने प्लेनेटिसिमल्स का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? छोटे बढ़ते हुए पिंड यानी ग्रहणु। क्या है? छोटे बढ़ते हुए पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रहणु कहलाते हैं। ओके, याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल का निर्माण आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? कितने वर्ष पहले हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले। और क्वेश्चन आ जाएगी, सूर्य का निर्माण सबसे कब हुआ था? तो भी कब हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ओके, याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। भीतरी ग्रह यानी इनर प्लांट्स में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो बृहस्पति। और कौन कौन शामिल होगा इसमें? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सब के क्या है? चारों। ये है भीतरी ग्रह। और बाहरी ग्रह कौन से हैं? बाहरी ग्रह कौन से हैं? तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, इन भीतरी ग्रह को क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। और जो बाहरी ग्रह होते हैं उन्हें बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह बोलते हैं। ओके, पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है। और जोवियन ग्रह किसके बने होते हैं? गैस के बने होते हैं, जो कि सूर्य से क्या है? दूरी बनाते हैं। ओके, ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की प्रधानता थी? किसकी? तो हाइड्रोजन और हीलियम की। किसकी थी? हाइड्रोजन हीलियम की थी। ओके, इसकी थी हाइड्रोजन और हीलियम की थी। ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वी के विकास के दौरान भारी पदार्थों जैसे लोहा का केंद्र की ओर बैठना और हल्के पदार्थों को ऊपर आना क्या कहलाता है? यानी कि लोहा जो वो क्या नीचे बैठा था, और जो हल्के पदार्थ क्या ऊपर उठे थे, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं? कौन सी प्रक्रिया है वो? विभेदन की प्रक्रिया। ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लिट। कौन सा? द बिग स्प्लिट सिद्धांत क्या बताता है? क्या बताता है? यह मंगल ग्रह के आकार के पिंड को पृथ्वी से टकराना कौन सा सिद्धांत है? द बिग स्प्लिट है। ओके, ध्यान रखना।
आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की दूसरी अवस्था में गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं गैस उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? गैस उत्सर्जन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, महासागरों का निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग कितने समय बाद हुआ? महासागरों का निर्माण कब हुआ था? 50 करोड़ साल बाद। कब हुआ था? 50 करोड़ साल बाद। अगला क्वेश्चन देखो आप। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 3.8 खरब अरब वर्ष पहले। कितने? 3.8 अरब वर्ष पहले हुई थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। ओके, आगे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के विकास से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने लगी? किसकी? तो ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। याद रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जोवियन ग्रह किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं? जो विशाल और गैस से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति सदृश, शनि है, अरुण है और वरुण, ये सब क्या है? जोवियन ग्रह। याद रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि ये सूर्य के पास बने और जहां सौर हवा क्या है? तेज थी। ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे सटीक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट स्रोत कौन सा है? कौन सा है? गहरे समुद्र में वेदन यानी डीप ओशन ड्रिलिंग, ज्वालामुखी। ओके, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी यानी औसत त्रिज्या लगभग कितनी है? यानी कि ये पृथ्वी है, यहाँ से जो मुख्य बिंदु है उसे भूपटल है, उसकी त्रिज्या कितनी है? तो कितनी है? 6371 किलोमीटर। कितनी है? 6371 किलोमीटर। और पृथ्वी के अंदर जाते हैं ना अपन, तो क्या होता है? घनत्व क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रखना। आगे चलें अगला क्वेश्चन देखो आप। कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है? कौन सी है? तो पी तरंग। कौन सी है? प्राइमरी तरंग। कौन सी है? प्राइमरी तरंग। और जो एस तरंग है वो किसमें जाती है? हमेशा सिर्फ ठोस में जाती है, सिर्फ ठोस में गमन कर सकती है। ध्यान रखोगे। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? किसका? रिएक्टर स्केल का। ओके, और नुकसान कितना हुआ है, ठीक है ना, तो किसका भूकंप में कितना नुकसान हुआ वो किससे मापते हैं? तो मर्केली स्केल से। ध्यान रखना। आगे चलें अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपटल यानी क्रस्ट की औसत मोटाई महासागरों के नीचे कितनी होती है? जैसे कि देखो ये महासागर है। ओके, ये भूपटल है, क्रस्ट है, ठीक है ना। तो ये महासागर है ना, वहां पे मोटाई कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। और जो महाद्वीप है ना, वहां पे कितनी है? तो लगभग 30 किलोमीटर। ध्यान रखोगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मोह संबद्धता, मोह असंबद्धता यानी मोह डिस्कनेक्टिविटी किन दो परतों के बीच की सीमा है? कहाँ पर? तो क्रस्ट और मेंटल की। ओके, क्रस्ट और मेंटल की। देखो अगर देखेंगे अपन तो क्या क्या है? तो ये क्या है? क्रस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? मेंटल, ठीक है ना। फिर क्या है? कोर। ओके, ध्यान रखना। जो भूप्रॉपर्टी है वो किसकी बनी है? तो सीआर की बनी है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और जो मेंटल है वो बना है सीमा का, सिलिकॉन और, ठीक है ना। और ये बना है निफे का। ओके, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मेंटल का वह ऊपरी हिस्सा क्या है? मेंटल का वह ऊपरी हिस्सा जो प्लास्टिक अवस्था यानी अर्ध तरल में है, जहां से मैग्मा निकलता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दुर्बलता मंडल। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनोस्फीयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन, पूरी संभावना इस क्वेश्चन की आने की। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किन भारी धातुओं से बना है? कोर, ठीक है ना, मैंने बोला भूप्रॉपर्टी। कोर किसका बना है? तो सीआर का। किसका बना है? ओके, कोर, कोर बना है निफे का, निकल और लोहे का। ओके, भूप्रॉपर्टी बनी है किसकी? तो सीआर की बनी है। भूप्रॉपर्टी किसकी बनी है? तो ये सीआर की बनी है। और जो मेंटल है वो किसका बना है? तो वो बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है, तरंग शुरू होती है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवकेंद्र। ओके, उद्गम केंद्र, अवकेंद्र यानी फोकस और हाइपोसेंटर कहलाता है। ओके, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये समझा दूं मैं, और ये भूकंप है, जैसे भूकंप यहाँ पे आया, ठीक है ना, इस बिंदु पे आया, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। किसे बोलेंगे? इसे हाइपोसेंटर बोले। सबसे 90 डिग्री का कोण है ना, उसे बोलेंगे एपिसेंटर। क्या बोलेंगे? एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं। ओके, सबसे पहले अधिकेंद्र पे आता है भूकंप। ओके, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही चल सकती है, तरल में लुप्त हो जाती है? कौन सी है? तो सेकेंडरी। कौन सी है? सेकेंडरी वेव्स। याद रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, गुटनबर्ग असंबद्धता यानी कि गुटनबर्ग डिस्कनेक्टिविटी किन दो परतों को अलग करती है? किसको अलग करती है? तो ये मेंटल और कोर को। किसको अलग करती है? मेंटल और कोर को। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाहरी कोर किस अवस्था में? किस अवस्था में? तो वो तरल अवस्था में। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूप्रॉपर्टी
और मेंटल के सबसे ऊपरी ठोस भाग को मिलाकर क्या कहते हैं? ये भू प्रॉपर्टी है और ये मेंटल है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, ध्यान रखना। आगे चल अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 84% कौन सी परत घेरे हुए? कौन सी है? तो मेंटल। ओके, सबसे ज्यादा भाग किसका है? तो मेंटल का है। ओके, आगे चल अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है भूकंपीय छाया क्षेत्र का क्या कारण है? क्या कारण है? कि तरंगों का अवशोषण या परावर्तन। क्या है? तरंगों का अवशोषण या परावर्तन छाया क्षेत्र का क्या है? कारण है। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ, इंपोर्टेंट लगा था ना, रट लेना। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वेगनर के अनुसार वह विशाल महाद्वीप कौन सा था जिससे सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे? कौन सा था? पेंजिया। देखो ये पृथ्वी थी, वेगनर के अनुसार उसमें एक सबसे बड़ा एक महाद्वीप था, उसे कहते थे पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। वो जो पानी था सबसे बड़ा, ठीक है ना, पानी पानी उसे उस महासागर को बोला उसने पेंथालासा। क्या बोला? पेंथालासा। बाद में ये जो पेंजिया था दो भागों में टूट गया। ऊपरी भाग कहलाया इसका लोरेशिया और निचला भाग कहलाया इसका गोंडवाना आइलैंड। कौन सा? गोंडवाना आइलैंड, याद रखना। और बाद में जो भूमध्य संकीर्ण सीमा बनी ना, जल संधि, उसे बोलते थे 33 सागर। क्या बोलते थे? 33 सागर, याद रखोगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पेंजिया के चारों ओर स्थित विशाल महासागर को क्या नाम दिया? क्या क्या? पेंथालासा, याद रखोगे। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए मुख्य रूप से कौन से बल उत्तरदायी थे? कौन से थे? तो पोलर फ्लिंग बल और ज्वारीय बल। ओके, सिर्फ थे। और साथ में उन्होंने ये बोला कि चंद्रमा बल भी बताया था। कौन सा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी बताया था। ओके, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है संवहन धारा सिद्धांत यानी कन्वेंशन करंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो आर्थर होम्स ने दिया था। किसने दिया था? आर्थर होम्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखो सागर अधस्तल विस्तार यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो किसने की थी? हेरियस ने। इन्होंने बताया था कि महासागर क्या है? फैल रहा है। महासागर क्या है? फैल रहा है। किसने बताया? हेरियस ने बताया। ओके, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितनी मुख्य प्लेटों में विभाजित है? कितनी? तो मुख्य प्लेट कितनी है? 7। और छोटी प्लेट और कितनी है? तो वो समथिंग समथिंग कितनी है? 20 है। ओके, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती है, यानी दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या है? हटती है, तो नई परत का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अपसारी प्लेट। और जो दो प्लेट है वो क्या हो रही है? आपस में आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसरण बोलते हैं। इससे क्या वलित पर्वत का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं। उससे क्या होता है? कटक बनते हैं। महाद्वीपीय कटक किससे बनते हैं? तो अपसारी सीमा से बनते हैं। और रूपांतरण सीमा से क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं भूकंप की जो गतिविधि है वो बढ़ जाती है। ओके, ध्यान रखना। आगे चल अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ? किसका? तो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट टक्कर से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की बात करें तो ये कौन सा है? वलित पर्वत है। कौन सा? वलित पर्वत है। और कौन सा? युवा पर्वत है। और उत्तर से पश्चिम दिशा में विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ओके, ध्यान रखोगे। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वेगनर ने कौन सा प्रमाण दिया था? कौन सा? तो जिग्सोफिट यानी तटों की साम्यता, जीवाश्म का वितरण जैसे कि मेसोसोरस, ट्रिलाइट, हिमानी निक्षेपण, ये सभी बातें बताई थी। और ये बातें क्या है? सभी सही है कि महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि महाद्वीप को क्या हुआ? विस्थापन हुआ। ओके, ये बातें किसने बताई थी? वेगनर ने बताई थी। ओके, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर हो रहे हैं और धरातल पर विषमता पैदा करते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? जो कहलाते हैं अंतर्जनिक, जैसे भूकंप। ओके, ध्यान रखना। आगे चलना अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक बहिर्जनिक प्रक्रिया है? बहिर्जनिक कौन सी है? तो ये है अपक्ष है। बाकी ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भूकंप, ये कौन सी है? तो ये अंतर्जनिक है। ध्यान रखना। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है चट्टानों को अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? तो कहलाता है अपक्ष है। जो चट्टान होती है वो अपने स्थान पर टूटेगी फूटेगी तो उससे क्या है? अपक्ष है। और ये अपक्ष है, ठीक है ना। चट्टान टूट फूट के किसी और स्थान पर चली जाएगी तो उसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपरदन बोलते हैं। इन दोनों प्रक्रिया को मिला के किसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनाच्छादन। क्या बोलते हैं? अनाच्छादन बोलते हैं। ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है? कौन सा है? तो ये है ऑक्सीकरण। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप।
अगला क्वेश्चन है अपरदन और अपक्षय की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मैंने बता दिया अनाच्छादन। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पतन विरूपण किस प्रकार के बल का हिस्सा है। ओके, किसका हिस्सा है, तो ये है मंद अंतर्जनिक बल का। किसका है, मंद अंतर्जनिक बल का, याद रखोगे। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन ढाल के सहारे मलबे या मिट्टी का गुरुत्वाकर्षण के कारण अचानक नीचे खिसकना क्या कहलाता है। जैसे देखो ये क्या है, पर्वत है, एकदम से ये है परत है पूरी एक, ये नीचे खिसक गई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सामूहिक संचलन। क्या बोलते हैं, सामूहिक संचलन होते हैं। ये हिमालय में क्या होती है, अधिक होती है। हिमालय में यह प्रक्रिया, यह मास मूवमेंट क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि वह पर्वतीय क्षेत्र है। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की दरारों में पानी जमने और फैलने से होने वाला अपक्षय क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक और यांत्रिक अपक्षय। ओके, फ्रोस्ट वेडिंग कहलाता है। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से, तो मूल सेल भी है, जलवायु भी है, समय भी है, और साथ में वो क्या है, तापमान, वनस्पति। ओके, ये सब है, ध्यान रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर वाले क्षेत्र में पानी द्वारा चट्टानों को घोलना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो विलियन सॉल्यूशन। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है अपसल्कन की प्रक्रिया जिसमें चट्टान की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती है, मुख्य रूप से कहाँ देखी जाती है, ये देखी जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पे, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है अपरदन का वह दूत कौन सा है जो केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे प्रभावी है। कौन सा है, तो पवन, हवा। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वी आकार की घाटी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो युवावस्था की नदी। कौन सी, युवावस्था की जो नदियां होती है, एग्जाम्पल सिंधु घोज, सिंधु घोज, उसके बाद ब्रह्मपुत्र घोज, ब्रह्मपुत्र घोज, ये क्या बनाती है, दोनों नदियां, ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, ये वी आकार की घाटियां बनाती है। ओके, अपनी युवावस्था में। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर के वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल के अपरदन से बनी कीप के आकार के गर्त को क्या बोलते हैं, इस आकार की बन जाती है, कीप आकार के। ओके, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंक होल, यानी गोल रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी क्या विशेषता है। क्या विशेषता है, यू आकार की घाटी बन जाएगी, इसके किनारे खड़े होंगे और तल चौड़ा और सपाट होता है। ओके, ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई अर्धचंद्राकार जमाव यानी टीले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, इस प्रकार की आकृति। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर की गुफाओं में छत से नीचे की लटकने वाले स्तंभ को क्या कहते हैं। जैसे चूना पत्थर की चट्टान है, यहाँ पे से लटकती है वो, उस स्तंभ को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं स्टेले स्टेले कटाइट। क्या बोलते हैं, स्टेले कटाइट। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है नदी के मुहाने पर अवसादों के जमाव से बनी पंखे के आकार की आकृति क्या कहलाती। नदी के मुहाने पर जमाव से बनी पंखे, पंखे हो या पंजे होंगे, पंजे होगा, पंजे के आकार की आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का, याद रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है हिमनद के पिघलने पर उनके द्वारा छोड़े गए मलबे यानी कंकड़ पत्थर के जमाव को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हिमोट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। छत्रक सेल यानी मशरूम रोग्स का निर्माण किस दूत एजेंट के अपरदन कार्य का परिणाम है, किसका, तो पवन। इस प्रकार की क्या बोलते हैं, चट्टान बन जाती है मशरूम के आकार की, छत हो जैसे। ओके, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है वो क्या उड़ा के ली जाती है हवाएं। ओके, याद रखना। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जब नदी अपनी मुख्य धारा काट कर एक अलग झील बना देती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गोखू झील बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है समुद्री लहरों के अपरदन से तट पर बनी खड़ी दीवार जिस आकृति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समुद्री भृगु। क्या कहते हैं, सी क्लिप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, 78। ऑक्सीजन का कितना है, तो 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो ये 0.03%, याद रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मौसम संबंधी सभी घटनाएं बादल वर्षा तूफान किस परत पर होते हैं, तो ये होते हैं क्षोभ मंडल पर। ओके, किस पर होते हैं, क्षोभ मंडल पर। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पर। ओके, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो वो है मध्य मंडल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने वाली परत कौन सी है, तो कौन सी है, आयन मंडल। कौन सी है, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, बता दिया मैंने, 0.03%। अगला क्वेश्चन देखो आप।
अगला क्वेश्चन है अपना, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है? तो कौन सी है? समताप मंडल। रीजन क्या है? क्योंकि क्षोभ मंडल में है ना, क्या है, विक्षोभ, बादल ज्यादा होते हैं और समताप मंडल में नहीं होते हैं। यहाँ बादल विक्षोभ नहीं होते, कुछ कुछ बादल होते हैं, ध्यान रखना। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितनी कमी होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की, कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ओके, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को सोखने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? ओजोन। कौन सी है? ओजोन। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कौन सी बाहरी परत है? तो वायुमंडल। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में आकर जल जाते हैं? कौन से पिंड? तो मध्यमंडल में। कहाँ पर है? मध्यमंडल में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रट लेना इसको, तो लिख ही लेना। ओके, ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा की घटना किस परत में दिखाई देती है? किस परत में? आयन मंडल में। ओके, प्रकाशीय ज्योति दिखाई देती है, लाइटिंग, जैसे कि जिससे पटाखे फूट रहे हो वहां पे। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है? तो आर्गन। कौन सी है? वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑर्गन। सबसे पहले कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सी है? आर्गन। ओके, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है भूमध्य रेखा पर? तो 18 किलोमीटर। और ध्रुव पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर। याद रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस से कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो सूर्यताप। ओके, जो सूर्य से निकलने वाली जो सूर्यताप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो सौर विकिरण बोलते हैं। सौर विकिरण बोलते हैं। और जो पृथ्वी से वापस निकलते नहीं उसे बोलते हैं पार्थियन विकिरण। ओके, पार्थिव विकिरण। ध्यान रखना, जो सौर विकिरण होती है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है, और इसकी पार्थिव विकिरण की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ध्यान रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा औसत 1.94 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर मिनट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक बोलते हैं। ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से बिना ही अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं अल्बिडो। और सबसे ज्यादा अल्बिडो कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। ओके, या फिर ऑप्शन में हो तो बल्ब। ओके, ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंग विकिरण जिससे वायुमंडल गर्म होता है, क्या कहलाता है? तो पार्थिव विकिरण। क्या कहलाता है? पार्थिव विकिरण। ध्यान रखोगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। पृथ्वी का औसत तापमान न तो बढ़ता है और नहीं घटता है, इस संतुलन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊष्मा बजट। ओके, बड़ा होगा ना ऊष्मा बजट, तो ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के गर्म होने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें गर्म हवा क्षैतिज रूप से चलती है, जिसे लू चलना? क्या कहलाता है? अभिवहन। क्या कहलाता है? अभिवहन। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने के बजाय क्या होता है? घटने के बजाय क्या होता है? बढ़ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण, विलोमता कहते हैं। ओके, आगे चले। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समान तापमान तो समताप रेखा, और समान दाब हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? समदाब रेखा। और समान वर्षा हो जाएगी तो क्या? समवर्षा। और समान लवण रेखा हो जाएगी, क्या हो गया? तो लवण रेखा। ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। तापीय विलंबता के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? कौन सी? लंबी और साफ शीतकालीन रात और सुबह निकलती हुई कड़कती धूप। ओके, याद रखोगे। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य तप कहाँ प्राप्त होता है? कहाँ प्राप्त होता है? तो ये होता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में। कहाँ होता है? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में। और सबसे कम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है सबसे कम? भूमध्य रेखा पर। याद रखना। कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? डेली वर्षा होती है, बादल मंडराते रहते हैं, इसलिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका? तो बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? कितना होता है? 113.25 मिलीबार। कितना होता है? 113.25 मिलीबार। याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा की दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो गोल गोल को घूम रही है ना,
अपने दिशा में उड़ने के कारण हवाओं की दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम या शांत पेटी वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में? ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के पास। ओके, ये देखा 0 डिग्री, उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं, यानी शांत पेटी बोलते हैं। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड किन अक्षांश को कहते हैं? किसे कहते हैं? ये बोलते हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। ओके, उपोष्ण उच्च पायदा पेटी, ध्यान रखोगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रट लेना, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन ने अपनी मूल दिशा से किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन ने मूल दिशा से किस ओर मुड़ जाती है? किस ओर मुड़ जाती है? उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में तो किधर? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, याद रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, गरजता 40 और प्रचंड 50 किन हवाओं को कहते हैं? किसे कहते हैं? पछुआ पवनों को। ओके, किसे कहते हैं? पछुआ पवनों को कहते हैं। कौन सी? गरजता 40 प्रचंड 50। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो। पर्वतीय ढालों से नीचे उतरने वाली ठंडी और भारी हवाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कैटाबेटिक पवने। क्या बोलते हैं? कैटाबेटिक पवने बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है? चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है? तो निम्न वायुदाब। ओके, ये चक्रवात क्या है? लो प्रेशर, इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है? हाई प्रेशर बढ़ते जाता है। ओके, ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें कब चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें कब चलती है? तो ये चलती है केवल दिन में। ओके, वो स्थल से समुद्र में कब चलती है? स्थल टू समुद्र में ये चलती है रात में। कब चलती है? रात में, याद रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, हवा के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? हवा के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है अपना, वह तापमान जिस पर हवा पूरी तरह संतृप्त हो जाती है, यानी सैचुरेटेड हो जाती है और संघनन शुरू होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? औशांक। वह तापमान जिस पर हवा पूरी तरह क्या होती है? संतृप्त हो जाती है, उस और संघनन शुरू हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वो औशांक बिंदु कहलाता है। ओके, याद रखोगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प का सीधे ठोस यानी बर्फ के रूप में बदलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ओके, इसका एग्जाम्पल है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस में बदल जाना। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, कपास के ढेर की तरह दिखने वाले सफेद और घने बादलों को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कपासी मेघ। ओके, वर्षा इन्हीं से होती है। और स्त्री बादल आपने देखे, बिखरे बिखरे बादल होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्त्री बादल। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जब वायु किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर वर्षा करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। देखिए, ये जैसे पर्वत है और ये बादल है, ठीक है ना, ऊपर उठेंगे तो क्या होगा? घर्षण होगा, ठीक है ना, वो बारिश होना शुरू हो जाएगी। ओके, और जब इधर वाला क्षेत्र वो क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा वर्षा, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के उस ढाल को क्या कहते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि हवा नीचे उतरते समय गर्म हो जाती है? कौन सा है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र। एग्जाम्पल देख लो, पश्चिमी घाट का कौन सा हिस्सा? पश्चिमी या पूर्वी? तो पूर्वी, ठीक है ना। और अरावली का कौन सा हिस्सा? अरावली का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है ना। ये सब क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र है, ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ओस यानी ड्यू बनने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति कौन सी है? कौन सी है? तो साफ आकाश होना चाहिए और शांत हवा चलनी चाहिए। ओके, ध्यान रखोगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर बढ़ने वाले पंख के समान दिखने वाले पतले बादल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पक्षाभी बादल। कौन से? सीरियस क्लाउड्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे चेरापूंजी मासिनराम किस प्रकार के लिए? ओके, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे चेरापूंजी मौसीराम किस प्रकार की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? तो पर्वतीय वर्षा। ओके, ये कहाँ पर है? तो मेघालय में। ओके, मेघालय में, वहाँ पे कीपनुमा, उल्टे कीपनुमा क्या है? पर्वत है, जहाँ पे बादल क्या है? फंस जाते हैं, वो वर्षा अधिक होती है। ओके, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मौसीनराम में होती है, ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप।
अगला क्वेश्चन है हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और उसकी नमी धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। ओके, जो किसमें होती है? प्रतिशत में होती है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक रूप से दूसरे रूप में निरंतर चक्रण क्या कहलाता है? वो कहलाता है जल चक्र। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपों के किनारे स्थित जलमग्न भाग जिसका डाल बहुत मंद होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महासागरों का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो वो है महासागरीय गर्त। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। mariana गर्त किस महासागर में है? किस महासागर में? प्रशांत। विश्व का सबसे गहरा mariana गर्त ही है, ध्यान रखना। सबसे गहरा बिंदु पृथ्वी के आंतरिक भाग का लगभग 12.5 किलोमीटर तक का है, ये ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महासागरों के अंदर स्थित लंबी पर्वत श्रृंखला जो लावा निकलने से बनती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है मध्य महासागरीय कटक। ओके, मध्य महासागरीय कटक। जो प्रशांत महासागर सॉरी अटलांटिक महासागर में है ना, अटलांटिक महासागर में जो कटक है वो इस आकार के, ध्यान रखना। क्वेश्चन रिपीट हुआ तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है सपाट शिखर वाले जलमग्न समुद्री तटों को सपाट शिखर वाले जलमग्न समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ग्योट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समुद्री पर्वत है सपाट है उसे क्या बोलते हैं? ग्योट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महासागरीय नितल यानी ओशन फ्लोर का सबसे विस्तृत और सपाट भाग कौन सा है? कौन सा है? तो ये है गहन समुद्री मैदान। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? ये होती है पौधों द्वारा, उनकी पत्तियों से होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय मग्न तट और गहन समुद्री मैदान के बीच की तीव्र ढाल वाली कड़ी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में है? कितना प्रतिशत है? तो वो है 97%। उसमें सिर्फ 3% भाग क्या है? शुद्ध है। ओके, याद रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल की वह गति जिसमें जल के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे होते हैं क्या कहलाता है? महासागरीय जल की वह गति जिसमें जल के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं तरंग। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है चंद्रमा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और क्या है? अब पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो किस प्रकार का ज्वार आता है? किस प्रकार का? तो बड़ा ज्वार, वृहद ज्वार आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी मूल दिशा से किस ओर मुड़ जाती है? उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी? तो दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी? तो बाईं ओर। याद रखोगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम कौन सी धारा है? तो गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है दो उच्च ज्वारों के बीच सामान्यतः कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है 12 घंटे 26 मिनट। ओके, 12 घंटे 26 मिनट का। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है लेब्राडोर धारा किस महासागर की ठंडी धारा है? किसकी है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। किसकी है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पेरू की धारा किस महासागर की ठंडी धारा? किसकी है? तो ये है प्रशांत महासागर की। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है समुद्र के जल स्तर के नीचे गिरने और पीछे हटने की क्रिया को क्या कहते हैं? समुद्र के जल स्तर के नीचे गिरने और पीछे हटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं भाटा। ओके, और ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। ऊपर उठने और नीचे गिरने उसे बोलते क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। लघु ज्वार कब आता है? कब आता है? तो ये आता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। ये बहुत लेवल वाला क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। लघु ज्वार कब आता है? ये आता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। क्यूरोसियो धारा किस महासागर की गर्म धारा? क्यूरोसियो धारा किस महासागर की क्या है? गर्म धारा है। किसकी है? प्रशांत महासागर की। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महासागरीय तरंगों की ऊंचाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? किस पर? तो ये पवन की गति पर।
किस पर? पवन की गति पर। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर की धाराओं की दिशा साल में 2 बार किसके कारण बदलती है? हिंद महासागर की धाराओं की दिशा साल में 2 बार किसके कारण बदलती है? तो ये बदलती है मानसूनी हवाओं के प्रभाव से। किसके कारण? मानसूनी हवाओं के प्रभाव से। याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थल पर क्या पाया जाता है जो मत्स्य पालन के लिए आदर्श है? क्या? प्लैंकटन। क्या? प्लैंकटन। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है अगुलहास धारा किस महासागर की गर्म धारा है? अगुलहास धारा किस महासागर की क्या है? गर्म धारा है। किसकी है? तो हिंद महासागर की। ओके, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है वाल्दीमिर कोपेन ने, कौन सा? वाल्दीमिर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार किसे माना है? किसे माना? वनस्पति, तापमान और वर्षण को। किसे माना? वनस्पति, तापमान और वर्षण। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार किसे माना? वनस्पति, तापमान और वर्षण को। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में अंग्रेजी का बड़ा अक्षर ए किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार बी अक्षर किस विशेष जलवायु परिस्थिति को प्रकट करता है? कौन सी? बी। ये करता है जहां वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, यानी शुष्क जलवायु। ओके, जैसे कि अपना राजस्थान का मरुस्थल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है एएम जलवायु भारत के किस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है? किसकी है? तो भारत के पश्चिमी तट की। किसकी? भारत के पश्चिमी तट की। और कोरोमंडल का आ जाए तो कोरोमंडल का क्या है? एडब्ल्यू। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण में एस यानी छोटा एस अक्षर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु। कौन सा? ड्राई समर। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु भारत के किस विशाल क्षेत्र में पाई जाती है? कहाँ पर? तो गंगा के मैदान में। कहाँ पर? गंगा के मैदान में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय जलवायु यानी पोलर क्लाइमेट के लिए कोपेन ने किस अक्षर का उपयोग किया? किसका? तो ये किया था ई का। किसका? ई का। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है BWHW जलवायु का संबंध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से? किस क्षेत्र से? गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों से। ओके, राजस्थान में ये आता है, थार मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार ईटी जलवायु का क्या अर्थ है? ईटी मतलब क्या? टुंड्रा जलवायु। ओके, याद रखोगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एफ स्मॉल एफ क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? कोई शुष्क ऋतु नहीं, यानी वर्ष भर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। अब चलते हैं अपन आगे, अगले तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? जोसेफ फूरियर ने। किसने? जोसेफ फूरियर ने। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे भाई को क्या मिले? मोटिवेट मिले। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मुख्य हरित गृह गैस कौन सी है जो मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में बढ़ रही है? कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चले, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय तपन या भी ओके के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसों का सही समूह कौन सा है? कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी हरित गृह गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी? मीथेन। ओके, सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी गैस है जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रही है? वो कौन सी है? वो मीथेन ही है। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा ये प्रभावी है। ओके, याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाले निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लिख लेना। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को क्या करना है? कम करना, टू रिड्यूस GHG इमिशंस। ओके, याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है वैश्विक उष्मीकरण के कारण ग्लेशियरों के पिघलने का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? क्या है? समुद्र के जल स्तर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और लगभग 50 वर्षों में बोल रहे हैं कि मालदीव है वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ओके, याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? किसमें? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यानी एसी में, एसी और फ्रिज में किया जाता है। ओके,
और साथ ही और कहाँ होता है, तो अपने परफ्यूम होता है ना जो तुम डिओ छाटते हो, उसमें भी होता है। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है? कौन सी है? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, कौन सी है? सीएफसी। अगला क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित यानी साइन किया गया था? कब? तो 2015 में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक तत्व कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? सोखता है? कौन है? वन और महासागर। ओके, वन और महासागर। और वन में बात करें तो कौन है सबसे तो मैंग्रोव वन। वन में बात करें तो कौन है? तो मैंग्रोव वन कार्बन सिंक का अच्छा खासा स्रोत है। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उष्मीकरण का प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ेगा? वर्षा के पैटर्न में बदलाव, अब कोर्स बात है। जैव विविधता को नुकसान होगा, हाँ। कृषि उत्पादन पर असर पड़ेगा, बिल्कुल। सभी है, उपरोक्त सभी। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगी, ताजमहल, ताजमहल को नुकसान कौन सी गैस से पहुंचा रही है? तो भी कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखना, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तब भी निकलती है। और कब? जब बिजली कड़कती है ना अपने, तब भी ये गैस है निकलती है। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प वाटर वेपर्स भी एक हरित गृह गैस है। यह कथन सही है क्या? बिल्कुल सही है। ओके, जो जल वाष्प की जो बूंदें होती है वाटर वेपर्स, वो भी क्या है? हरित गृह गैस है। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर कहलाते हैं। ओके, और भारत में कितने बायोस्फीयर है अभी? तो भारत में है 18। कितने हैं? 18। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन 1935 में किसने किया था? किसने किया था? ये किया था एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले ने। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ओके, इससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, जिससे पौधे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा कौन करते हैं ऊर्जा? तो बनाते हैं प्लान प्लैंटेन बनाते हैं। कौन बनाता है? प्लैंटेन। जो जहाँ पे जो गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, वहाँ पे ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और जहाँ पे ये होंगे, वहाँ पे क्या होगा? मत्स्य पालन भी अच्छा होगा। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वपेशी। क्या कहते हैं? स्वपोषी भी उत्पादक कहते हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ओके, और इन्हें कौन खाता है फिर? उपभोक्ता खाता है। 3 श्रेणियां होती है। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है। एक ही दिशा में होता है। ओके, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10% का नियम। कितनी? 10%। यानी कि कोई है, जीव है, ठीक है ना, ये खाता है, पेड़ पौधे खाता है, ए जीव, ठीक है ना, जिसको ऊर्जा कितनी मिलेगी? सिर्फ 10%। और इसको बी को कितनी ऊर्जा मिलेगी? इसका 10%। ओके, ध्यान रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मलबे और मृत जीवों को खाकर उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ने वाले जीव क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अपघटक। और जैसे कवक और बैक्टीरिया। ओके, क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, कवक और बैक्टीरिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, समान जलवायु और वनस्पति विशेषताओं वाले विशाल भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कौन सा है? तो महासागर। कौन सा है? महासागर। अगला क्वेश्चन देखो आप। सेलवास किस प्रकार के बायोम के वनों को कहते हैं? सेलवास किस प्रकार के बायोम के वन को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? विषुवतीय वर्षावन को। ओके, भूमध्य रेखीय वर्षावन भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, किस बायोम को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? किसको कहते हैं? इस शीतोष्ण घास के मैदान को। किसे कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान को। स्टेप्स ऑफ पेरी, ये कहाँ पर है? ये सर्च करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जहाँ पे ये होता है वहां पे क्या होता है?
गाय भैंस अधिक पालन होता है, और जिससे क्या होगा, वहां पे दूध प्लस मांस का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है टेगा। बायोम में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से, कोणधारी या फिर शंकुधारी वृक्ष, कौन से, कोणधारी व शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे, टेगा बायोम में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का पर्यावरण और जीवों के बीच चक्रण क्या कहलाता है, ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ओके, कौन सा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, किसने दी थी, ये दी थी चार्ल्स एल्टन ने, किसने दी थी, चार्ल्स एल्टन ने। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को पौधों के उपयोग हेतु नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस सोखते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया के दौरान जीव वायुमंडल में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेते कौन सी है, तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र में कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे सोखने की क्षमता रखता है, कौन सा है, राइजोबियम। ओके, कौन सा है, राइजोबियम, जो कहाँ पाया जाता है, जो भी दालें होती है ना उनकी जड़ों में, दालों की जड़ों में। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, कौन है, तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलकर वायुमंडल में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है विनाइट्रीकरण। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलकर वायुमंडल में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है कार्बन चक्र में कार्बन का सबसे बड़ा अल्पकालिक भंडार कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, तो वायुमंडल में, कहाँ पर है, वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है जल चक्र में जल का तरल से गैस वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, क्या कहता है, इवापोरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है जीवमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य भंडार कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर, वायुमंडल में। कितनी है, 78%। ऑक्सीजन कितनी है, तो 21। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03%। याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस वायुमंडल के किस हिस्से में ओजोन के रूप में पाई जाती है, कहाँ पर, तो समताप मंडल में, कहाँ पर, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है समुद्री जीव अपने कवच यानी सेल्स बनाने के लिए किस चक्र के अवयव का उपयोग करते हैं, किसका चक्र करते हैं, तो कार्बन चक्र का, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन कोयला तेल का जलना किस चक्र में असंतुलन पैदा कर रहा है, किस चक्र में, कार्बन चक्र में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ये बढ़ा रहा है। ओके, क्योंकि जब हम जलाते हैं ना तो क्या निकलती है इससे, CO2, क्या निकलती है, CO2 निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है बादलों का बनना और वर्षा होना जल चक्र की किस प्रक्रिया का परिणाम है, कौन सी है, तो संघनन। बादलों का बनना और वर्षा होना जल चक्र की संघनन प्रक्रिया का परिणाम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है लेग्यूम दालों वाले पौधों की जड़ों में कौन सा चक्र मुख्य रूप से संचालित होता है, कौन सा होता है, नाइट्रोजन चक्र। और नाइट्रोजन चक्र इसमें एक कौन होता है, बिजली का कड़कना, तो बिजली चमकती है ना, वो भी है बिजली का कड़कना, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन और अमीनो अम्ल, क्या प्रोटीन और अमीनो अम्ल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये किया था ईओ विल्सन और वाल्टर जी रोजर ने। ओके, किसने किया था, ईओ विल्सन और वाल्टर जी रोजर ने, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है वह क्षेत्र जहां बहुत अधिक संख्या में स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है लेकिन उन पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हॉटस्पॉट। ओके, हॉटस्पॉट। भारत में कितने हॉटस्पॉट है, तो भारत में 3 हॉटस्पॉट है। याद रखना कौन कौन से, सर्च करो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन सी संस्था जारी करती है, कौन सी, IUCN। ओके, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था। ओके, ध्यान रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास
में ही संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? स्व स्थान है। और बाहर लेके जाएंगे तो क्या है? बाह्य स्थान है। स्व स्थान है मतलब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व हो गया है, नेशनल पार्क हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद बाह्य स्थान कौन से हो गए? बीच बैंक हो गए, बीच बैंक हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद चिड़ियाघर हो गए हैं। कौन से? चिड़ियाघर हो गए हैं। ये सब क्या है? बाह्य स्थान के उदाहरण है। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाह्य स्थान है यानी एक सी रूप संरक्षण का एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताया कौन सा है? बीज बैंक और चिड़ियाघर। कौन सा है? बीज बैंक और चिड़ियाघर। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये स्व स्थान का। ओके, इन सीटू के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है? जिम कार्बेट। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? यूके में। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। किसके लिए फेमस है? ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, याद रखना। गिर कहाँ पर है? तो गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। कान्हा किसली कहाँ पे है? तो एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में, ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? प्राकृतिक आवासों का विनाश। ओके, इससे क्या हो रहा है? मानव जंतु संघर्ष क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 1972 में। ओके, और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था? तो ये भी लागू हुआ था 1972 में। अब सर्च करना, हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ था, ठीक है ना, ये भी सर्च करना कब हुआ था, इसे बता दूं मैं आपको। तो ये हुआ था हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस भाग में पाई जाती है? कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर जितने भी भूमध्य सागरीय वर्षा वनों को काट दे तो सबसे ज्यादा वन मतलब कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर है? तो यहीं पर है। लेकिन अगर सभी पेड़ों को काट दिया जाए तो वो सबसे धीरे उनकी क्या होगी? प्रगति होगी। ओके, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहते हैं? किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वनों को। किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वनों को। ओके, तो आगे चलें। उससे पहले, आगे चलने से पहले चैनल को क्या करो? लाइक करो, भाई को कमेंट करो। इससे क्या मिलेगा? भाई को मोटिवेशन मिलेगा। साथ में क्या करो? सब्सक्राइब करो, जल्दी करो फटाफट। अब आ गए हम भारत के भूगोल पर। ओके, पहला क्वेश्चन देखो आप। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कौन सा है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। तो विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। ओके, और कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है? 7वां स्थान है। ओके, और पहला कौन सा है? तो रूस, ध्यान रखना। और जनसंख्या में भारत कौन है? भारत जनसंख्या में पहला बन गया है। ओके, लेकिन 2011 से पूछ ले तो कौन सा है? तो दूसरा ही अभी तक। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ओके, ये क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। और वही पूछ ले कि देशांतर कितना है? तो देशांतर ये है 68 डिग्री 7 मिनट से कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? तो इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। ओके, कौन सा है? कन्याकुमारी। लेकिन दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ओके, जिसे और क्या क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। ओके, कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर। ओके, याद रखोगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कौन सी है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। ओके, जल्दी जल्दी मुझे नाम बताओ कमेंट करके, कौन सा राज्य है वो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जो कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर यूपी, यानी कि नैनी के पास से गुजरती है। ओके, और कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? जल्दी कमेंट करो, मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन देखो आप। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? किसके साथ लगती है? बांग्लादेश। ओके, 496.7 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। ओके, कितनी है? 106 किलोमीटर। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। और पाकिस्तान की बात करें तो कितनी है? चीन के साथ कितनी है? 33-23, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान और गोवा। तो यही क्वेश्चन पूछ ले, क्षेत्रफल की जगह क्या आ जाए? जनसंख्या। क्या आ जाए? जनसंख्या। तो सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सिक्किम। ओके, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? क्या नाम है? पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। ओके, याद रखोगे। और यहीं पर क्या है अपने, क्या है जो राम जी ने बनाया था? जल्दी कमेंट करो, मुझे बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से होकर रेखा गुजरती है? कितने राज्यों से? 8। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज्यादा किससे गुजरती है? तो एमपी से। ओके, सबसे ज्यादा। और सबसे कम किससे? राजस्थान से। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो ये ग्रेट निकोबार। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। ओके। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? ज्वालामुखी है, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी। ठीक है ना? द्वीप कहाँ पर है? 2 ज्वालामुखी है यहाँ पे, एक सक्रिय है, ठीक है ना, जो कौन सी? बेरन है। और एक है निष्क्रिय, वो कौन सी है? नारकोंडा। कौन सी है? नारकोंडम। याद रखोगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। किसका भाग है ये? तो गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। ओके, आगे चलना, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रेणी का, सॉरी, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हिमाद्री, यानी कि महान हिमालय। ओके, तो भाग देखिए अपन, तो क्या है? महान, मध्य और शिवालिक। ओके, महान, मध्य और शिवालिक। और महान को क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कहां पर है? तो काराकोरम। क्रम पूछ ले तो क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये क्रम पूछ सकते हैं। ओके, काराकोरम पर क्या है? K2 है, ठीक है ना। और इसी कारण को क्या, सियाचिन ग्लेशियर भी है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ओके, ध्यान रखोगे। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है? कहां पर है? तो ये है महान झील और पीर पंजाल के मध्य। ओके, महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कौन सी है? कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का वह भाग जो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? किसका है? पूर्वांचल का। ओके, ये पटकाई बूम कहां पर? कमेंट करो मुझे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, उत्तर के मैदान में वह संकरी पट्टी जहां नदियां पत्थरों के मलबे के नीचे लुप्त हो जाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बाबर। क्या कहलाती है? बाबर। उसके बाद क्या आएगा? तराई क्षेत्र। उसके बाद क्या आएगा? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो आप। उत्तर के विशाल मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बांगर। ओके, और जो वहां पे होता है ना, वाइट वाइट निकल जाता है चुनने के दाने, उसे बोलते हैं रेह बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? रेह बोलते हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। गंगा के मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी वाले उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? अन्नामुड़ी। और दूसरी कौन सी है? तो डोरा बेटा। पहली कौन सी है? अन्नामुड़ी। दूसरी कौन सी है? डोरा बेटा। और पूछ ले पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। और ये महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। ओके, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के पास में महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। ध्यान रखोगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? कौन सी है? तो सतपुड़ा। ओके, तो ये दोनों नदियां कहां से निकलती है? तो ब्रंश घाटी में बहती है। कहां पे? ब्रंश घाटी में। ओके, अगर क्वेश्चन एक और आ जाए तो एक और कौन सी नदी है? मुझे जल्दी कमेंट के बताओ, ठीक है ना। कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर नदी भी किसमें बहती है? ब्रंश घाटी में बहती है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो उत्तर की ओर ढालू है, जहां चंबल, केन, बेतवा नदियां बहती है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है,
पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं उसे? उसे सह्याद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों पर किन दो पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है? किसका? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, कहाँ पर है? जो उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान, उसके कहाँ पर है? पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से? बेरन द्वीप भी स्थित है वहीं पे हो, और नारकोंडम भी। बेरन द्वीप कौन सा है? सक्रिय, और नारकोंडम कौन सा है? वो निष्क्रिय। ध्यान रखोगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? किससे हुआ है? तो प्रवाल निक्षेपों से। और किससे हुआ है? प्रवाल निक्षेपों से। ओके, राजधानी क्या है इसकी? तो कवरवती। कौन सी है? कवरवती। ध्यान रखोगे। चलो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोकण तट। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के मध्य। और ये केरल कहाँ पर है? सॉरी, मालाबार तट कहाँ पर है? तो केरल। ओके, उत्तरी सरकार कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग तमिलनाडु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ओके, यहीं पर क्या होती है? उत्तर पूर्व से आने वाले मानसूनी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पे होती है। यानी शीतकालीन वर्षा कहाँ पे होती है? तो कोरोमंडल तट पे होती है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो आप। छोटा नागपुर पठार को किस कारण से भारत का रूर कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वहां पे खनिजों की क्या प्रचुरता है। एक क्वेश्चन है, मेघालय में है। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पर है? तो मेघालय पठार पर स्थित है। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, नदियों से रिलेटेड। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ पे? मानसरोवर झील के पास, बोखरचू ग्लेशियर से। ओके, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है एक तो सोन नदी, एक नदी कौन सी निकलती है? नर्मदा। याद रखोगे। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र में कहाँ पर? असम में। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलकर गंगा कहलाती है? कहाँ पर? तो ये कहलाती है देवप्रयाग में। ओके, और ये गंगा है, ठीक है ना, उसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी। इसे क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? मैंने बता दिया अभी। कौन सी है? नर्मदा। साथ में कौन सी है? ताप्ती भी उसमें होती है। और कौन सी है? और एक कौन सी है? जल्दी बताओ मुझे, अभी बताया मैंने। दामोदर। कौन सी है? दामोदर। ये तीनों नदियां किसमें बहती है? ब्रंश घाटी में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपू के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। ओके, अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ये मुझे कमेंट करके बताओ आप जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो आप। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग यानी फुलहर झील से होकर गुजरता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। कौन सा है? तो गोमती। कौन सी नदी है? गोमती नदी। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की वह नदी कौन सी है जो जल विवाद के कारण चर्चा में रहती है और जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? कौन सी है? तो कावेरी नदी। ओके, कौन सी है? कावेरी नदी। अब देखो, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। ध्यान रखना, कौन सी है? तुंगभद्रा। क्वेश्चन आ जाएगा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? कृष्णा की। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है जिसके किनारे उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है? किसकी है? तो चंबल। ओके, और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। और यमुना किसकी है? गंगा की। आगे चले, प्रायद्वीपीय भारत की वह कौन सी नदियां है जो पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी बनाती है? कौन कौन सी है? तो नर्मदा और तापी। कौन सी है? नर्मदा और तापी। बाकी जितनी भी नदियां दिख रही है ना आपको, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी, ये सब क्या है? ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की वो कौन सी सहायक नदी है? सिंधु की वो कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? कौन सी है? तो वो है चिनाब नदी। ओके, कौन सी नदी है? चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखो आप। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस पर है? तो कावेरी। ओके, धुआंधार किस पर है? बताओ मुझे, धुआंधार किस पर है?
तो ये है नर्मदा। किस पे है? नर्मदा पर। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से होकर प्रवेश करती है? कौन सी है? तो यांग्याक दर्रा। कहाँ पर है यांग्याक दर्रा? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नाथुला कहाँ पर है? तो ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। ध्यान रखोगे। जोजिला कहाँ पर है? जोजिला है अपने जम्मू कश्मीर में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस पर है? सतलज। किस पर है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखो आप। सोन नदी गंगा में किस दिशा से आकर बहती है? तो कहाँ से? दक्षिण से। उत्तर की ओर बहती है वो, अमरकंटक से निकलती है, मैंने बताया था अभी। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नहीं बनाती है? तो तापी। बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और नाम देख लो आप, कावेरी हो गई है, कृष्णा हो गई है। ओके, ये सब क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो आप। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? किस पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है? तो जबलपुर के पास में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? किस पर? तो महानदी पर। कहाँ पर? महानदी पर। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? किसको कहते हैं? दामोदर को। और बिहार का शोक किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ मुझे। कोसी नदी को। किसे बोलते हैं? कोसी नदी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बार बार अपना रास्ता बदलती है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन हिमालय पार से निकलने वाली नदियां कौन सी है? कौन सी है जो हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ओके, ध्यान रखोगे। ओके, अब एक क्वेश्चन एक ध्यान रखना कि केरल में जो झीलें होती है ना उसे क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कयाल झील बोलते हैं। जैसे वेबनाड, वेबनाड। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन टपक सकता है। आगे चल। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द मौसम से हुई है? कौन सा? तो अरबी भाषा। अगला क्वेश्चन देखो आप। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ओके, और उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है? कहाँ पर आता है? तो केरला में आता है। ओके, जून के प्रथम सप्ताह में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून कमजोर हो जाता है और सूखे की स्थिति बन जाती है। और लाल नीनो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। ओके, एक पढ़ लो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ से निकलता है ये? तो भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर से। ओके, जिसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। जिसे राजस्थान में क्या बोलते हैं? मावट। क्या बोलते हैं? मावट। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मानसून के अचानक आगमन और भारी वर्षा को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। क्या बोलते हैं? मानसून का प्रस्फोट। और एकदम से वर्षा आई कुछ दिनों के लिए और कुछ दिनों के लिए रुक गई, वापस वर्षा हुई, तो इस बीच के गिर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मानसून विच्छेद। क्या बोलते हैं? मानसून विच्छेद बोलते हैं। ध्यान रखोगे। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मुख्य रूप से किस ऋतु में वर्षा होती है? कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। ठंड में होती है, लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी आईटीसी क्षेत्र का उत्तर की ओर खिसकना किस ऋतु की विशेषता? कौन सा? गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मावट। ओके, मानसून पूर्व की वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को कहते हैं मावट कहते हैं। सॉरी, शीतकालीन वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट कहते हैं। और वर्षा पूर्व को क्या बोलते हैं? डोगरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोगरा भी कहते हैं। और आम्र वर्षा का सॉरी काल वैशाखी कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। चेरी ब्लॉसम कहाँ होती है? तो कर्नाटका में। ओके, आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो केरला में। याद रखना ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मानसून के दौरान जब एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मानसून विच्छेद। क्या बोलते हैं? मानसून विच्छेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में चलती है जो मानसून को प्रभावित करती है? कौन सी? तो ऊपरी क्षोभ मंडल में। ओके, कौन सी? ऊपरी क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन देखो आप। आम्र वर्षा मुख्य रूप से किन राज्यों में होती है? कहाँ होती है? तो कर्नाटका और केरला में। अगला क्वेश्चन देखो आप। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से
कौन सा पर्वत प्रभावित करता है? जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है। कौन सा? तो हिमालय। ओके, हिमालय जो साइबेरिया ठंडी हवाएं आती है ना, उसको आने से रोकता है। ओके, इसी कारण भारत कौन सा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो आप आगे क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भारत के विशाल उत्तर भारतीय मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पहले बताया था कौन सी है? CWG। अब इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट कमेंट में कि BWHW कहाँ पाई जाती है। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन, देखो आप भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि भारतीय कृषि पूरी तरह मानसून की अनिश्चितता पर निर्भर करती है। यानी कि भारत के जो भी किसान है वो किस पर निर्भर करते हैं? सिर्फ वर्षा पर निर्भर करते हैं। वर्षा अच्छी होगी तो क्या होगा? फसल अच्छी होगी, और वर्षा बुरी हुई तो क्या होगा? फसल भी बुरी होगी। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे और क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी बोलते हैं। ओके, और क्वेश्चन आ जाएगा मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर वर्षा वन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, चंदन, शीशम, महुआ किस प्रकार के वनों की मुख्य प्रजातियां है? किसकी है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों की। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, सुंदरी नामक वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर? तो मैंग्रोव वनों में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा में पाया जाता है। ओके, यहाँ पे और क्या है? तो पश्चिमी टाइगर, कौन सा है? पश्चिम बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में कटीले वन झाड़ियां मुख्य रूप से पाई जाती है? कहाँ पर है? तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। ओके, और कहीं कहीं पे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। ओके, विदर्भ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं उन्हें? मैंग्रोव वन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले शंकुधारी वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं? कौन से? चीड़, देवदार, फर। ओके, कौन सा बनते हैं? चीड़, देवदार, फर, ऐसे वृक्ष होते हैं वो। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1980 में। वन जीव कब हुआ था? 1972 में। ओके, और जैव विविधता वाला कब हुआ था? जैव विविधता वाला तो ये हुआ था 2002 में, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? कितने? 33%। कितने? 33%। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, टीक, साल के वृक्ष सबसे अधिक किस पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं? कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यानी मध्य भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? किससे है? वनों की कटाई रोकने से। ओके, इसके प्रवक्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ के थे? तो उत्तराखंड के। कहाँ के थे? उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी का वृक्ष मुख्य रूप से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है और शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है? कौन सा है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सोलास वन बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ पर है? ये तीनों पहाड़ियाँ केरला, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीनों में पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? के एम मुंशी ने की थी, जो मेवाड़ का संविधान भी लिखा था इन्होंने, ध्यान रखना, मेवाड़ का संविधान लिखा था इन्होंने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात। ओके, और सर्वाधिक कहाँ पे? तो गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? कौन सी है? तो काली मिट्टी। खेती कौन सी होती है इस पे? कपास की अच्छी होती है। किसकी? कपास की। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखो आप, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के बाढ़ के मैदानों से ऊपर आई जाती है, क्या कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के बाढ़ के दौरान नदियों के बाढ़ के मैदानों से ऊपर पाई जाती है, क्या कहलाती है? बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। भाबर, तराई, खादर, बांगर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा नवीनीकृत होती है और बहुत उपजाऊ होती है, क्या कहलाती है? कहलाती है खादर। ओके, पुरानी मिट्टी बांगर कहलाती है, नई मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है।
अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत के किस क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? कहाँ पर? तो दक्षिण का पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखो आप, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जहाँ पे क्या होती है, ज्यादा वर्षा होती है और तापमान क्या होता है, अधिक होता है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल केरल, मेघालय में। ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप, किस मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है? कौन सी? तो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, काजू चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी? तो लेटराइट मिट्टी। ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की फसलों को उगाने की सलाह दी जाती है? कौन सी? दलहनी फसलें। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में लवणीय और क्षारीय होने की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये है भोपाल में, नई दिल्ली में नहीं है, ध्यान रखना। ओके। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के कारण। ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी में अवनालिका अपरदन के कारण बनी उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ओके। बीहड़, उत्खात भूमि। ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया? कितने? 8। कितने? 8, याद रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की फसलें मुख्य रूप से किस अवधि में बोई जाती है? कब बोई जाती है? जून जुलाई में, यानी मानसून जैसे आता है खरीफ की फसल बोते हैं, जैसे मक्का, ठीक है ना, मूंगफली, ये सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल का उदाहरण है? कौन सी? तो गेहूं। बाकी जो चावल, मक्का, सोयाबीन, ये किसके एग्जाम्पल है? ये खरीफ के। किसके? खरीफ के। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, सफेद सोना किस नगदी फसल को कहते हैं? किसको बोलते हैं? तो कपास को। ओके। अगला चले, अगला क्वेश्चन देखो आप, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चीन का है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो किससे? मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत में किस क्रांति से है? किससे? श्वेत क्रांति। किससे? श्वेत क्रांति, यानी दूध की क्रांति हुई थी उस टाइम पे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसे कहते हैं चीनी का कटोरा? तो तमिलनाडु, सॉरी, यूपी को, उत्तर प्रदेश को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गन्ने की खेती क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? कौन सा? असम। कौन सा है? असम। अगला क्वेश्चन देखो, रबी और खरीफ की फसलों के बीच समय मार्च से जून में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो जायद, जिसमें क्या उगाते हैं? तरबूज, ककड़ी, खरबूज, ये सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? MS स्वामीनाथन। किसे बोलते हैं? MS स्वामीनाथन। ओके। अब चलते हैं आगे, लेकिन चैनल को क्या कर लीजिए आप, सब्सक्राइब करके जाना, भाई को पूरा पूरा अपना सपोर्ट देना। ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जरिया किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो झारखंड में। याद रखोगे, यहाँ पे जरिया कहाँ पे? झारखंड में। किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से। आगे देखो, भारत में छोटा नागपुर पठार को किस कारण से भारत का रूर कहा जाता है? किस कारण? खनिजों की प्रचुरता के कारण। और रूर कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में। रूर क्षेत्र कहाँ पे? तो जर्मनी में। ओके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कौन सी है? तो वो है एंथ्रेसाइट। ओके। और भारत में सबसे अधिक कौन सा है? तो लिग्नाइट है। जान, भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला है? तो लिग्नाइट है भारत में सबसे अधिक। ओके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, तांबा यानी कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी की खानें राजस्थान के किस जिले में? किस जिले में? झुंझुनू में। और हाल ही में तांबे का कहाँ मिला है राजस्थान में? और तो ये मिला है निमका थाना में। कहाँ मिला है? निमका थाना में, याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, लोहे की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है जिसे काला खनिज भी कहते हैं? कौन सा है? तो मैग्नाइट। ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बार कच्चे तेल की खोज कहाँ की गई? कहाँ की गई? डिगबोई में। ओके। कहाँ की गई? डिगबोई में। और मुंबई है कहाँ पे? तो मुंबई है यहाँ पर है। ओके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है,
जादू घोड़ा की खानें झारखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सी? तो यूरेनियम के लिए। जादू घोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है काला सोना। काला सोना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को। और पेट्रोलियम कहाँ होता है? तो अवसादी चट्टानों में। कहाँ पर? अवसादी चट्टानों में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पलाना क्षेत्र किस प्रकार के कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो लिग्नाइट। किसके लिए? लिग्नाइट के लिए। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है भारत में नाभिकीय ऊर्जा, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पर? तो तारापुरा। और राजस्थान में कहाँ पर? तो रावतभाटा, राजस्थान में। ओके, राजस्थान में दूसरा कहाँ पर है? सेकंड तो बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की कुद्रेमुख खाने किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? किसके? तो लो अयस्क। किसके? आयरन ओर के लिए। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ये रिपीट इतनी बार क्वेश्चन हुआ है ना कि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो ध्यान रखना। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? किसका है? तो एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर निर्बाध धूप और उष्ण जलवायु रहती है। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। ओके, सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है भारत का? तो सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखो आप। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ओके, राजस्थान का कौन सा है? तो राजस्थान का भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। लेकिन उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे है? तो कानपुर कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1907 में। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से की गई। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के निर्माण में किस देश ने सहायता की थी? किसने सहायता की थी? तो सोवियत संघ ने। ओके, यानी रूस ने। अगला क्वेश्चन देखो आप। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। किसके कारण? आईटी के लिए प्रसिद्ध है वो। अगला क्वेश्चन है अपना भारत में पहली आधुनिक सूती मिल 1845 में कहाँ स्थापित हुई थी? कहाँ पर? तो मुंबई में। ओके, किसके द्वारा? तो काबस जी डाबर द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 में कहाँ लगाया गया? कहाँ पर? तो रिसरा, पश्चिम बंगाल में। ओके, और जूट में प्रथम कौन है देश? तो बांग्लादेश। ध्यान रखना, जूट में प्रथम कौन है? बांग्लादेश। देश की बात करें और राज्य की बात करें अपने भारत की तो कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। इससे क्या बनते हैं? बोरे और ये सब कुछ बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य सभी उद्योग अपनी मशीनरी के लिए इस पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अब। भारत में चीनी उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा है? फिलहाल यूपी है और इससे पहले कौन था? महाराष्ट्र था। इनमें आपस में क्या होती है? आपस में टक्कर होती रहती है, कभी ये कभी ये। ओके, अभी कौन है? तो यूपी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यानी पश्चिम बंगाल की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो जामनगर गुजरात में। कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में। और अभी कहाँ पर स्थापित हो रहा है सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल? तो अपने राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? तो बालोतरा में। ओके, याद हो गए? चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र का वह पहला इस्पात संयंत्र कौन सा था जो समुद्र तट पर स्थित है? कौन सा था? तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। कौन सा? विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखो अब। टिस्को को लो एस की आपूर्ति कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? तो नवाब मंडी और गुरु महासानी से। कहाँ से होती है? नवाब मंडी और गुरु महिसानी से। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? किसका? चूना पत्थर का। किसका होता है? चूना पत्थर का। और साथ में कोयला और जिप्सम का भी। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है
भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी? इसके मध्य? तो मुंबई से ठाणे। कब हुई थी? 1853 में, याद रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले सड़क परियोजना का नाम क्या है? क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है? तो NH-44। कौन सा है? NH-44। अब कौन सा हो गया है? ये पहले था, अब कौन सा है? तो अब है NH-15। ध्यान रखना। आगे चलें। अगला, और इसे NH-1 को क्या बोलते हैं? ग्रेट, याद नहीं आ रहा, अगली बार बताऊंगा, कमेंट करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पथन किस राज्य में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पर? जवाहर नेहरू पथन, ओके सॉरी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के बीच। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन 2 शहरों के मध्य है? किसके मध्य है? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ पे? इलाहाबाद से हल्दिया, गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? कहाँ पर? तो केरला में। कहाँ पर? केरला में। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना है? कौन सी है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के मध्य है। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के समुद्री व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत भारत के अनुसार समुद्री मार्ग से होता है? कितना प्रतिशत? तो 95%। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा। पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? लुधियाना से दानकुनी, पश्चिम बंगाल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा और भूमिबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनसेट उपग्रह प्रणाली उपयोग, इनसेट उपग्रह प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? किसके लिए? दूरसंचार और मौसम विज्ञान के लिए। किसके लिए? दूरसंचार और मौसम विज्ञान के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पाइपलाइन परिवहन का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण नेटवर्क कौन सा है? कौन सा है? तो ये नाहरकटिया, नूनमती और बरौनी। कौन सी है? नाहरकटिया, नूनमती और बरौनी है। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वर्तमान में कौन सा है? कौन सा है? तो अमेरिका, USA। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब हुई थी? 1972 में। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनजाति से संबंधित है। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से विश्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? कहाँ पर निवास करती है? तो ठंडे क्षेत्रों में, आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश में, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। एस्किमो लोगों द्वारा बर्फ से बनाए गए अस्थायी घरों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। आगे देखो, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर? तो ये कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण कहाँ पे? बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन देखो आप। विश्व की किस जनजाति का दीमक खाने का शौकीन माना जाता है? विश्व की किस जनजाति को दीमक खाने का शौकीन माना जाता है? कौन सी जनजाति है? तो बुशमैन ही है। कहाँ पर है? कालाहारी में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। गोंड जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में निवास करती है? कहाँ पर? तो ये करती है मध्य भारत में। मध्य भारत में कहाँ पर? MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, बिल जनजाति का शब्द, बिल जनजाति का शब्द बिल्लू से निकला है, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? धनुष। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, एक्समो जनजाति द्वारा शिकार के लिए उपयोग की जाने वाली नाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कयाक। क्या बोलते हैं? कयाक को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। हार्पून हथियार का उपयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? किसका? एस्किमो, सीलिंग और वेल्च के शिकार के लिए। ओके, वेल का शिकार किस हथियार से करते हैं? तो हार्पून हथियार से करते हैं। कौन? और एस्किमो जनजाति। कहाँ पाई जाती है? तो ये ठंडे प्रदेशों में, यानी कि ध्रुव और टुंड्रा प्रदेशों में। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिप्पा या पेंडा। क्या बोलते हैं? डिप्पा या पेंडा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जनजाति को कर्णटोड़ ने वनपुत्र कहा? किसे? तो भील को कहा था। अगला क्वेश्चन देखो अब आप। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के घरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कूक या टापरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कू या टापरा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अब।
अगला क्वेश्चन है, स्लेज नामक बिना पहियों की गाड़ी का उपयोग बर्फ पर चलने के लिए कौन करता है? तो एस्किमो जनजाति, रेडियर या कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अब, सीरू नामक पेय पदार्थ का सेवन मुख्य रूप से कौन सी जनजाति करती है? कौन करती है? तो बुशमैन। ओके, दिमक भी खाती है और सीरू नामक क्या पदार्थ पेय पदार्थ भी पीती है। कौन? बुशमून। कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन देखो आप, बिलों के बड़े गांवों को पाल कहा जाता है, तो इसके मुखिया को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, मोखरा और दाम प्रथा का संबंध किस भारतीय जनजाति की संस्कृति से है? कौन सी है? तो भील जनजाति। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अब, अगला क्वेश्चन है अब अपने ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल्स की बुक से। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ढंग से देखना। ओके, क्योंकि ये कंफ्यूज क्रिएट करेंगे आपको। देखो, मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा से हुई। इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मेजपोश या रुमाल जैसा कपड़ा। मानचित्र का मतलब क्या होता है? मेजपोश या रुमाल जैसा कपड़ा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? मापनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मापनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अब, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है तो यह मापनी का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? कथनात्मक मापनी। ओके, स्टेटमेंट स्केल कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 में एक क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? मानचित्र की दूरी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र या एटलस मानचित्र के लिए सामान्यतः किस प्रकार की मापनी का प्रयोग किया जाता है? किसका? तो छोटी मापनी का। किस मापनी का? छोटी मापनी का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, कैडस्ट्रल मानचित्र, कैडस्ट्रल मानचित्र यानी भू संपत्ति मानचित्र किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो ये है बड़ी मापनी मानचित्र का। ओके, लार्ज स्केल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो आप, वह कौन सी मापनी है? वह कौन सी मापनी है जो विभिन्न देशों में नाम की इकाइयों जैसे मील और किलोमीटर के अलग होने पर भी समान रूप से समझी जा सकती है? कौन सी है? तो निरूपक भिन्न या फिर प्रदर्शक भिन्न। कौन सी है? निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, रेखीय मापनी के मुख्य भाग को प्राथमिक भाग कहते हैं, तो उसके छोटे उप विभाजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गौण भाग कहते हैं। रेखीय मापनी के मुख्य भाग को प्राथमिक भाग कहते हैं, तो उसके छोटे उप विभाजन को क्या बोलते हैं? गौण भाग कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, रेखीय मापनी बनाते समय शून्य का अंक कहाँ अंकित किया जाता है? कहाँ पर? प्रथम प्राथमिक भाग के अंत में। ओके, प्रथम प्राथमिक भाग के अंत में, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी भाग के बीच में अंकित किया जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, 1 बराबर 4 मील है। 1 इंच बराबर क्या है? 4 मील को प्रदर्शक भिन्न में कैसे बदलेंगे? 1 मील बराबर क्या है? 63,360। कैसे मापेंगे उसको? इसे कर देंगे क्या? 1:2,53,440। जो ये है ना 1 मील, उसको अपन 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, विकर्ण मापनी का प्रयोग मुख्य रूप से किसे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए? 3 इकाइयों मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। विकर्ण मापनी का प्रयोग मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर मापने के लिए किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र कला का जनक किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? टोलमी को बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था? मानचित्र बनाया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, टोपोग्राफिकल सीट यानी स्थलाकृतिक मानचित्र 1:50,000 किस प्रकार की मापनी का प्रतिनिधित्व करता है? किसका? तो मध्यम मापनी का। किसका? मध्यम मापनी का। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, जब मापनी का अंश हमेशा 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निरूपक भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? निरूपक भिन्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को छोटा या बड़ा करने का कौन सी मापनी सबसे अधिक शुद्ध रहती है और साथ में छोटी बड़ी हो जाती है? कौन सी है? तो आलेखीय या फिर रेखीय मापनी। कौन सी है? आलेखीय या फिर रेखीय मापनी, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, विश्व के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अक्षांश। क्या कहलाती है? अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है यदि ध्रुवों को क्या मान लिया जाए? बिंदु मान लिया जाए? कितनी हो जाएगी? 179। अगर ध्रुवों को क्या मान लिया जाए? रेखा मान ली जाए, कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप,
अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो आप, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के पास से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे बोलते हैं मुख्य मध्याह्न रेखा, यानी प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं उसे, मुख्य मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और जो 180 डिग्री होती है ना, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। अगला क्वेश्चन देखो आप, यदि ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? दोपहर का 1 बजे। गुणा कर देना हमेशा, जो भी समय दिया हो, ठीक है ना, गुणा कर देना। तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। आगे बढ़ दो, 12 से क्या हो जाएगी? 1 बज जाएगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना गया है? किसे माना गया है? 180 डिग्री देशांतर को बताया था मैंने अभी। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर में टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? एक ही देश या द्वीप समूह में 2 अलग अलग तिथियां न हो, इसलिए। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देशांतर रेखा है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन देखो आप। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत चमकती है? किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। और 21 सितंबर को कब, किस पे? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? कौन सा है? तो भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हो तो तिथि में क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव होगा? एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। और यही होगा, पूर्व से पश्चिम की या फिर पश्चिम से पूर्व की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? कितने? 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मानचित्र प्रक्षेप। क्या कहलाती है? मानचित्र प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वो प्रक्षेप जिसमें प्रकाश की सहायता से रेखा जाल बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संदर्भ प्रक्षेप। ओके, क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप यानी सिंपल कोनिक किस क्षेत्र के मानचित्रण के लिए सबसे उपयुक्त है? किसके लिए? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के लिए, जैसे यूरोप या रूस के लिए। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मैकेटर प्रक्षेप। मैकेटर प्रक्षेप किस प्रकार के प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है? किसका है? बेलनाकार का। किसका है? बेलनाकार का। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, नौ संचालन और शुद्ध दिशा दिखाने के लिए विश्व का सबसे उपयुक्त प्रक्षेप कौन सा है? कौन सा है? तो मर्केटर प्रक्षेप। कौन सा है? मर्केटर प्रक्षेप। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई को सपोर्ट करो पूरा का पूरा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, शंक्वाकार प्रक्षेप में मानक अक्षांश वह रेखा है जहाँ क्या होता है? पैमाना क्या होता है? शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं समान लंबाई की होती है और देशांतर रेखाएं समानांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बेलनाकार प्रक्षेप, जैसे बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, बोर्न प्रक्षेप किसका एक संशोधित रूप है? किसका है? शंक्वाकार प्रक्षेप का, कोनिकल का। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुव को क्यों नहीं दिखाया जा सकता? क्यों? क्योंकि ध्रुव का पैमाना क्या होता है? अनंत हो जाता है। क्या? ध्रुव का पैमाना क्या हो जाएगा? अनंत हो जाता है, इसलिए ध्रुव को नहीं दिखाते। किसमें? मर्केटर प्रक्षेप में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, वह रेखा जो मर्केटर प्रक्षेप पर सभी देशांतर को समान कोण पर काटती है, शुद्ध दिशा दिखाती है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी वो? लॉक्सोड्रोम। क्या कहलाएगी? लॉक्सोड्रोम या फिर रंब लाइन। क्या बोलेगी? रंब लाइन। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मानचित्र पर क्षेत्रफल शुद्ध दिखना है
यदि किसी मानचित्र पर क्षेत्रफल शुद्ध दिखाना है, जैसे वितरण मानचित्र के लिए, तो कौन सा प्रक्षेप चुनेंगे? कौन सा? सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। कौन सा? सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, यानी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रूस, कनाडा जैसे पूर्व पश्चिम दिशा में फैले देशों के लिए कौन सा प्रक्षेप बेहतर है? कौन सा बेहतर है? शंक्वाकार प्रक्षेप। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाने वाला। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? कितना होता है? तो 90 डिग्री समकोण होता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप में आर किसे प्रदर्शित करता है? किसे प्रदर्शित करता है? लघुकरण की गई पृथ्वी का अर्धव्यास। ओके, लघुकरण की गई पृथ्वी का अर्धव्यास दर्शाता है। ओके, ध्यान रखोगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अब ओके, इसी के साथ चैनल को क्या करो? लाइक करो, भाई को कमेंट करो और साथ में क्या करो? सब्सक्राइब करो। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था करती है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये कहाँ पर है? तो देहरादून में, याद रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है समुच्चय रेखाएं क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान। ओके, क्या दर्शाती है समुच्चय रेखाएं? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान दर्शाती है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है यदि समुच्चय रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास खींची गई तो वह किस प्रकार के ढाल को प्रदर्शित करती है? किसको? तीव्र ढाल को। किसको? तीव्र ढाल को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है स्थलाकृतिक मानचित्र में नीला रंग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? ये प्रतीक जलीय भाग का, नदी, झील, कुआं का। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ समुच्चय रेखा एक दूसरे को काटती हुई या एक ही जगह मिली हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? जलप्रपात या ऊर्ध्वाधर कगार कहलाती है। क्या कहलाती है? जलप्रपात या ऊर्ध्वाधर कगार है वहाँ पर। ओके, वैसे समुच्चय रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है सिवाय जलप्रपात या लटकती चट्टान के। ओके, आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वी आकार की गांठें दिखाने के लिए समुच्चय रेखाओं का नुकीला भाग किस ओर होता है? किस ओर होता है? उच्च भूमि और उद्गम की ओर। किस होगा? उच्च भूमि और उद्गम की ओर होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन मैप यानी 1:1,00,000 का सूचकांक क्या होता है? क्या होता है? 53। क्या होता है? 53। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है स्थलाकृतिक मानचित्र पर भूरा रंग किन रेखाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? समुच्चय रेखाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है डिग्री सीट 1 डिग्री × 1 डिग्री वाले मानचित्र की मापनी क्या होती है? क्या होती है? 1:50,000। क्या 1:2.5 लाख। क्या होती है? 1:2.5 लाख। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यदि समुच्चय रेखाएं वृत्ताकार हो और केंद्र की ओर मान बढ़ रहा हो तो वह क्या दर्शाती है? यदि समुच्चय रेखा वृत्ताकार हो केंद्र की ओर मान बढ़ रहा हो तो वो क्या दर्शाती है? पहाड़ी को। क्या दर्शाती है? पहाड़ी को। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बाद में वर्तमान में किस अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली के आधार पर स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं? किसके आधार पर? यूटीएम, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर। ओके, यूटीएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो। हेशुर विधि का उपयोग मानचित्र पर क्या दिखाने के लिए किया जाता है? क्या दिखाने के लिए? ढाल की दिशा और तीव्रता। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है 1:50,000 मापने वाले मानचित्र 15x15 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चतुर्थांश पत्रक यानी क्वार्टरेंट शीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है समुच्चय रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समुच्चय रेखा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय रेखा अंतराल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। मानचित्र पर सफेद रंग किस प्रकार के क्षेत्र को दर्शाता है? किस प्रकार के? अनुवर्ग यानी खेती के लिए अयोग्य भूमि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे सरल और प्रभावी आरेख कौन सा माना जाता है? कौन सा? दंड आरेख। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसी आरेख में डेटा को आयताकार स्तंभों द्वारा दर्शाया जाता है, उनकी चौड़ाई समान होती है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं दंड आरेख। क्या होते हैं? दंड आरेख। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जब एक ही दंड को कई उपविभागों में बांटकर कुल योग और उसके घटकों को दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विभाजित या मिश्रित दंड आरेख। क्या बोलते हैं? विभाजित या मिश्रित दंड आरेख बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वृत्त आरेख में कुल आंकड़ों को कितने डिग्री के कोण में बराबर माना जाता है? कितने? 360 डिग्री। कितने? 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्रवाह आरेख। प्रवाह यानी फ्लो मैप डायग्राम का उपयोग मुख्य रूप से क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? क्या दर्शाने के लिए? वस्तुओं या यात्रियों की गति और दिशा। ओके, वस्तुओं यात्रियों की गति और दिशा किसके माध्यम से? जैसे प्रवाह आरेख के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन देखो आप। प्रवाह आरेख में रेखाओं की मोटाई किसके अनुपात में रखी जाती है? किसके अनुपात में? वस्तुओं या यात्रियों की मात्रा के अनुपात में। किसके अनुपात में? वस्तुओं या यात्रियों की मात्रा के अनुपात में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यदि आपको किसी शहर के भूमि उपयोग, खेती, उद्योग, आवास का प्रतिशत हिस्सा दिखाना हो तो सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा है? कौन सा है? तो चक्र या फिर वृत्त आरेख। कौन सा है? पाई चार्ट।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बहुदंड आरेख, यानी कौन सा है बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम का उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक चरों की तुलना करनी हो, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर। ओके, जन्म दर और मृत्यु दर किसके लिए, किसके माध्यम से दर्शाए जाते हैं, बहुदंड आरेख के माध्यम से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पिरामिड आरेख का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के आंकड़ों के लिए होता है, किसके आंकड़ों के लिए, आयु और लिंग संरचना के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है समय के साथ होने वाले परिवर्तनों जैसे 10 साल का तापमान को दिखाने के लिए सबसे अच्छा आरेख कौन सा है, कौन सा है, रेखा ग्राफ, कौन सा है, रेखा ग्राफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रवाह आरेख में यातायात की मात्रा दिखाने के लिए किन रेखाओं का प्रयोग होता है, किन रेखाओं का, तो प्रवाह रेखाओं का। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के आरेखीय निरूपण का मुख्य लाभ क्या है, क्या लाभ है, जटिल डेटा को समझने में सरल और आकर्षण बनाता है। क्या कहता है, जटिल डेटा को समझने में सरल और आकर्षण बनाता है, क्या। ओके, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक वृत्त आरेख में यदि खेती का हिस्सा 25% है, एक वृत्त आरेख में यदि खेती का हिस्सा 25% है तो उसका कोणीय मान क्या होगा, कितना होगा, तो ये होगा 90 डिग्री। ओके, देख लो कितना होगा, 25% यानी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लेट मानचित्र में आंकड़ों को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे, विभिन्न रंगों की छाया या घनत्व द्वारा, विभिन्न रंगों की छाया या घनत्व द्वारा दर्शाया जाता है, किसमें, क्लोरोप्लेट में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अब, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है, क्या बोलते हैं जीआईएस को, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना किसी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अब जीआईएस में लेयर संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों जैसे सड़क, जल, वन को अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थित करना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उपग्रह चित्रों में पिक्सल क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, चित्र की सबसे छोटी इकाई। ओके, पिक्सल क्या है, चित्र की सबसे छोटी इकाई है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था, ये किया था 1988 में। कब किया गया था, 1988 में। अगला क्वेश्चन देखो, वायु फोटो, अगला क्वेश्चन है वायु फोटो मुख्य रूप से किसके द्वारा खींचे जाते हैं, किसके द्वारा, हवाई जहाज या ड्रोन द्वारा, किसके द्वारा, हवाई जहाज या ड्रोन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है, क्या कहलाता है, वो सेंसर, क्या कहलाता है, सेंसर। वो उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है वह सेंसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जीआईएस में स्थानिक आंकड़ों को किन दो मुख्य रूपों में दर्शाया जाता है, किन दो रूपों में, रास्टर और वेक्टर में, किसमें, रास्टर और वेक्टर में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रास्टर डेटा में सूचनाएं किस रूप में व्यवस्थित होती है, किस रूप में, ग्रिड सेल या पिक्सल में, किसमें, ग्रिड सेल या पिक्सल में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदन में ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, क्या है, सूर्य, क्या है, सूर्य। अगला क्वेश्चन, वायु फोटो में दो लगातार चित्रों के बीच जो अतिव्याप्ति रखी जाती है उसका क्या कारण है, क्या कारण है, त्रिविमीय 3D प्रभाव प्राप्त करने के लिए, क्या कारण है, 3D प्रभाव प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है जीपीएस। पहला तो बात जीपीएस का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं जीपीएस को, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, किसके लिए, सटीक स्थिति और समय निर्धारण के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अब, अगला क्वेश्चन है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, तो देहरादून में। अगला क्वेश्चन, वह कैमरा जो बिल्कुल नीचे की ओर यानी 90 डिग्री कोण पर फोटो खींचता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर कैमरा, वर्टिकल कैमरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है उपग्रह चित्रों में वनस्पति को सामान्यतः किस रंग की आभा यानी में दिखाया जाता है, किस रंग में, तो गहरे लाल में, हरे में नहीं दिखाया जाता, ध्यान रखना, गहरे लाल में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सक्रिय सुदूर संवेदन का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है, तो राडार। ओके, जो स्वयं की ऊर्जा बेचता है, राडार का मतलब क्या, जो स्वयं की ऊर्जा बेचता है। अगला क्वेश्चन देखो, जीआईएस में वेक्टर डेटा का उपयोग किससे दर्शाने के लिए किया जाता है, जीआईएस में वेक्टर डेटा का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, किसे, बिंदु, रेखाओं, बहुभुज को, किसको, बिंदु, रेखाओं, बहुभुज को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वायु फोटो की व्याख्या के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, कौन सा है, तो स्टीरियोस्कोप, कौन सा है, स्टीरियोस्कोप है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? कितनी स्थापित? तो 36,000 किलोमीटर। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का उपयोग सामान्य फोटोग्राफी में होता है? कहाँ पर? तो दृश्य प्रकाश में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग स्थल भाग पर निवास करती है? कितने? 10%। नियम याद है ना, एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या घनत्व निकालने का सही सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितनी? तो लगभग 60%। कितनी? लगभग 60%। अगला क्वेश्चन देखो, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है? इसमें उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। क्या होती है? उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा है? तो भारत। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पुश और पुल, क्या है? पुश और पुल कारक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे? तो प्रवास से। किससे? प्रवास से। अगला क्वेश्चन देखो, आयुलिंग पिरामिड यानी एस सेक्स पिरामिड में यदि आधार चौड़ा और शीर्ष संकुचित हो तो वो क्या दर्शाता है? ओके, मतलब कि ऐसा क्या दर्शाता है? ये उच्च जन्म दर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर यानी अल्प विकसित और विकासशील देश दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रवास का वह कारक जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रामीण से नगरीय। क्या कहलाते हैं? ग्रामीण से नगरीय। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? कहाँ पर है? तो अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखो, अब मानव विकास सूचकांक के उदाहरण किस अर्थशास्त्री ने दी थी? किसने दी थी? तो डॉक्टर महबूबुल हक। कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन पर क्या होनी चाहिए? पहुँच होनी चाहिए। ये इसके क्या है? 3 मुख्य स्तंभ है किसके? मानव विकास के। अगला क्वेश्चन देखो, प्रवास के पक्ष में अवधि के आधार पर प्रवास कैसा हो सकता है? प्रवास के पक्ष में अवधि के आधार पर प्रवास कैसा हो सकता है? स्थायी, अस्थायी और मौसमी। क्या हो? स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वह स्थिति जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों लगभग समान और निम्न हो जाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखो आप, जनांकीय यानी डेमोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वह अधिवास जो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्रामीण अधिवास। क्या कहलाता है? ग्रामीण अधिवास। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सड़क, नदी, नहर के किनारे बसे अधिवासों का प्रतिरूप कैसा होता है? कैसा होता है? तो रेखीय होता है। ओके, एक सड़क किनारे कैसा हो सकता है? यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, तो कैसा होगा? रेखीय होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, झील या तालाब के चारों ओर विकसित होने वाले ग्रामीण अधिवासों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्ताकार प्रतिरूप। क्या होते हैं? वृत्ताकार प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, 2 सड़कों के मिलन स्थल पर जहाँ सड़कें एक दूसरे को काटती है किस प्रकार के अधिवास विकसित होते हैं? किस प्रकार के? तो चौकपट्टी, आयताकार। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी के स्रोतों यानी नकली स्थान के पास बने अधिवासों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नम बिंदु अधिवास। क्या बोलते हैं? नम बिंदु अधिवास कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? तो जीन गोटमैन ने। किसने किया था? जीन गोटमैन ने। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मिलियन सिटी। क्या बोलते हैं? मिलियन सिटी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावी किस शहर में है? कहाँ पर है? तो मुंबई में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी अगली बार रिपीट हो सकता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कच्ची बस्तियों की मुख्य समस्या क्या है? क्या है? स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का अभाव। क्या है? स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का अभाव। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, वे अधिवास जहाँ घर एक दूसरे के बहुत पास और सटे हुए होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सघन या गुच्छित अधिवास। ओके, सघन या गुच्छित अधिवास। अगला क्वेश्चन देखो आप, पहाड़ों के ढलानों पर घर किस प्रतिरूप में बनाए जाते हैं? किस प्रतिरूप में? सीढ़ी नुमा। किस प्रतिरूप में? सीढ़ी नुमा। अगला क्वेश्चन देखो आप,
नगरीय क्षेत्रों में गंदी वस्तुओं के पनपने का मुख्य कारण क्या है? क्या है? गाँव से शहरों की ओर तीव्र पलायन और आवास की कमी। गाँव से शहरों की ओर तीव्र पलायन और आवास की कमी नगरीय क्षेत्रों में गंदी वस्तुओं के पनपने का मुख्य कारण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासियों की सबसे बड़ी समस्या जो उनके विकास में बाधक है वो क्या है? आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। क्या है? आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सन नगर। सन नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में किसने किया था? किसने किया था? पैट्रिक गिरीज ने। किसने किया था? पैट्रिक गिरीज ने। अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए अधिवास जैसे किलों के पास किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में? रक्षा अधिवास में। किसमें आते हैं? रक्षा अधिवास में। अगला क्वेश्चन देखो अब। वे आर्थिक क्रियाएं जो सीधे प्रकृति, भूमि, जल, वनस्पति पर निर्भर होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राथमिक व्यवसाय। ओके, यानी प्राथमिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है? कौन सा है? कृषि और राखेट। कौन सा है? कृषि और राखेट। अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलना जैसे गन्ने से चीनी बनाना किस व्यवसाय के अंतर्गत आता है? किस में आता है? तो द्वितीय क्रिया में आता है। किसमें? द्वितीय व्यवसाय में आता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, लाल कॉलर श्रमिक मुख्य रूप से किस श्रेणी के कार्यों में लगे होते हैं? किस में लगे होते हैं? तो सेवा क्षेत्र में। किस में लगे होते हैं? सेवा क्षेत्रों में। सॉरी, वापस देखो। लाल कॉलर श्रमिक मुख्य रूप से किस श्रेणी के कार्यों में लगे होते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। किस में लगे होते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में, खेतों खदानों में काम करने वाले। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, तृतीय व्यवसाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो सेवा क्षेत्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग किस श्रेणी के व्यवसाय है? किस श्रेणी के? तो तृतीय व्यवसाय। कौन से? तृतीय श्रेणी के। अगला क्वेश्चन देखो आप। वे उच्च तकनीकी सेवाएं जिनमें सूचनाओं का संग्रहण, प्रसंस्करण और अनुसंधान शामिल है क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं चतुर्थक व्यवसाय। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, नीला कॉलर श्रमिक किन वर्गों कार्यों से संबंधित है? किससे संबंधित है? विनिर्माण और उद्योग। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, समाज के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले अधिकारी, नीति निर्माता और परामर्शदाता किस वर्ग में आते हैं? किस में आते हैं? तो पंचम व्यवसाय में। किस में आते हैं? पंचम व्यवसाय में। अगला क्वेश्चन देखो आप। गोल्ड कॉलर व्यवसायिकों का संबंध किस श्रेणी से? किस श्रेणी से? तो पंचम व्यवसाय से। अगला क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक व्यवसाय में आखेट का क्या अर्थ है? जंगली जानवरों का शिकार करना। क्या है? जंगली जानवरों का शिकार करना। आदिम संग्रहण किन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है? किसमें? तो विषुवतीय वर्षा वनों और अति ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? कौन से हैं? तो कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अल्कोहल और चीनी उद्योग अल्कोहल व चीनी उद्योग किस पर आधारित उद्योग है? किस पर? कृषि आधारित है। किस पर? कृषि आधारित। अगला क्वेश्चन देखो आप। सफ़ेद कॉलर कर्मी किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? किस क्षेत्र से? तृतीय और चतुर्थक कार्यालय में काम करने वाले कुशल श्रमिक कहलाते हैं सफ़ेद कॉलर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय चतुर्थक सेवा का उदाहरण है? कौन सा है? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षक और सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर? न्यूनतम परिवहन लागत पर। किस पर? न्यूनतम परिवहन लागत पर। अगला क्वेश्चन देखो आप। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? हाथ से बनाना। क्या है? हाथ से बनाना, परंतु मशीनों द्वारा भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या का झुकाव प्राथमिक से किस ओर बढ़ता है? किस ओर बढ़ता है? द्वितीय, तृतीय को चतुर्थक व्यवसाय की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन किस व्यवसाय की श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है पशुपालन? तो यह आता है प्राथमिक श्रेणी में। ओके, इसी के साथ अपनी क्लास खत्म होती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऑल द बेस्ट आप सभी को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।